हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में दोस्तों। तो आर्टिकल 14 में बताया गया है इक्विटी बिफोर लॉ, जिसका मतलब होता है कि समानता कानून से भी पहले है। अगर समानता नहीं मिलेगी तो कानून का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए एक बार देखते हैं कि इस आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है दोस्तों। तो आर्टिकल 14 सेड द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्या कह रहा है दोस्तों ये कि द स्टेट मतलब कि भारत की सरकारें किसी व्यक्ति से उसकी यह आज़ादी नहीं छीन सकती, किसकी, समानता की और समानता के अधिकार की। भारत के राज क्षेत्र में मतलब कि किसी भी भारत के राज क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के पास यह अधिकार है जो भारत का नागरिक हो। इसमें एक लाइन में जोड़ देना चाहूँगा कि भारत के अधिकार राज क्षेत्र में रहने वाले वह व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, उसके पास यह अधिकार है कि वह समानता के अधिकार मिले और वह समानता के अधिकार की मांग कर सके। अब दोस्तों बात यहाँ पर कहाँ फंस गई कि इक्विटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर दो पॉइंट निकल कर आए दोस्तों, तो हम इन दो पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो इसमें टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों में से क्या सही रहेगा, क्या दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, क्या दोनों का मिश्रण सही रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिकली हुआ क्या वो आपको मैं रफली एक पिक्चर के सामने समझाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर दोस्तों, यहाँ पर तीन लोग खड़े हैं। एक लगभग होगा 15 साल का, एक 10 साल का और एक 5 साल का, और वो कोई एक बेसबॉल मैच देख रहे हैं। अब जब यहाँ पर इक्विटी बिफोर लॉ हो रही मतलब सभी को समानता के अधिकार से देखा जा रहा है, सभी बराबर देखे जा रहे हैं, तो तीनों को एक एक स्टूल दे दिया गया। तो क्या तीनों मैच देख पा रहे हैं दोस्तों? नहीं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से कि इक्विटी बिफोर लॉ तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें पहले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी दोस्तों? कि पहले हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कास्ट के आधार पर, या फिर किस एरिया पे वह रह रहे हैं, या उनके उम्र के आधार पर, मतलब क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब दोस्तों एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, अब 15 साल के बच्चों को भी अगर आप एक स्टूल दे रहे हैं और 10 साल के बच्चों को भी एक स्टूल दे रहे हैं और 5 साल के बच्चों को भी एक स्टूल दे रहे हैं, तो क्या तीनों मैच देख पा रहे हैं दोस्तों? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का यहाँ पर कोई मतलब निकल रहा है दोस्तों? किसी को समानता मिल रही है दोस्तों? कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। वहीं अगर हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि अगर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इनकी उम्र का, तो क्या निकल कर आ रहा है कि 15 साल वाला वैसे भी संपूर्ण मैच देख पा रहा है, 10 साल वाला भी एक स्टूल से देख ले रहा है मैच, और क्या बोलते हैं, अगर 5 साल वालों को 2 स्टूल दे दी जाए तब तीनों बराबर हो रहे हैं। मतलब कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तभी हो रहा है जब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यही है मेन टॉपिक कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होती है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लेडी जस्टिस है हमारी, ये सबको एक ही नज़रों से देखती हैं। एक बात बताइए, आपके घर में अगर दो बच्चे हैं, एक 20 साल का है और एक 5 साल का, अगर आप दोनों को भी बराबर खाना देंगे कि नहीं हम सबको बराबर मानते हैं, तो क्या दोनों का काम चलेगा? अगर पहले को भी 8 रोटी देंगे और दूसरे को भी 8 रोटी देंगे तो क्या दोनों खा पाएंगे? या पहले को भी 2 रोटी देंगे और दूसरे को भी 2 रोटी देंगे तो दोनों का काम चलेगा? नहीं ना। तो यही है कि इक्वल इक्विटी बिफोर लॉ तब सही रहेगा जब उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, कैसे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। तो चलिए देखते हैं इक्विटी बिफोर लॉ में क्या क्या बताया गया फ्रेंड्स। तो इट इज़ अ बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट। ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? इंग्लैंड या ब्रिटिश सरकार से, इंग्लिश सरकार से लिया गया ये कॉन्सेप्ट। एवरी वन हैज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ वेदर ही इज प्राइम मिनिस्टर, क्लर्क, लेबर और एनीवन। तो इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि हमारी नज़रों में सब बराबर है, लॉ की नज़रों में सब बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे एनीवन, कोई भी समान नागरिक हो। तो दोस्तों ये हर चीज़ हर जगह, अब कोई जो सुविधाएं प्राइम मिनिस्टर को मिल रही हैं वही सुविधाएं हम किसी आम नागरिक को भी थोड़ी दे सकते हैं फ्रेंड्स, या आम नागरिक को जो सुविधाएं दे रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी दे सकते हैं। सबके लिए एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन तो जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इक्विटी बिफोर लॉ में कि दोस्तों हुआ क्या कि इसको ना थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच माना गया, कि इसको मतलब कि सही नहीं माना गया एक प्रकार से, कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है लोगों की ज़िंदगी में। एंड इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमने देखा कि लेडी जस्टिस जो सबको आंखों में पट्टी बांधकर सबको एक नज़रों से देखती है, तो क्या सबको एक नज़रों से देखना सही है फ्रेंड्स? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो यही बात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में निकल कर आई, और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से लिया गया। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर हम एक औरत को और एक मर्द को
समानता देना चाहते हैं, तो उनको क्या समान समान अधिकार देंगे तो क्या औरत मर्द में समानता आ पाएगी फ्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक वुमेन की अगर आप देखें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो अलग है, उनकी कैपेसिटी देखें काम करने की तो वो अलग है। तो और मैन की अगर स्ट्रक्चर देखें आप, काम करने की कैपेसिटी देखें तो अलग है। अगर आप दोनों को एक ही तरीके का काम कराएंगे तो क्या वो दोनों को इक्वलिटी दे पाएगा दोस्तों? नहीं दे पाएगा। अगर कोई 20 साल का व्यक्ति है वो जितना काम कर पाएगा क्या 80 साल का व्यक्ति कर पाएगा? अगर हम दोनों को बोले कि आप एक ही उम्र में एक ही काम करें भले अलग अलग उम्र में, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल है। तो यही बोल रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जरूरी, मतलब कि क्लासिफिकेशन जरूरी है। इक्विटी जब ही सही हो सकती है जब उसका क्लासिफिकेशन किया जाए। अगर कोई पहाड़ी इलाका में रह रहा है, उसको अगर आपदा के लिए 500 रुपये साल का दिया जाए, और कोई नॉर्मल मुंबई या दिल्ली में रह रहा है उसको भी आपदा के लिए 500 रुपये दिया जाए, तो क्या ये सही है दोस्तों? अब दिल्ली में तो उतनी आपदा आती ही नहीं जितनी पहाड़ी इलाकों में आती है। तो वही बात है कि अगर जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक इक्वलिटी नहीं हो सकती। यही बोला गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। और इक्विटी बिफोर लॉ में बोला गया फ्रेंड्स कि हम सबको बराबर मान रहे हैं, हमारी नज़रों में सब बराबर है, जो मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच माना गया फ्रेंड्स, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पॉजिटिव अप्रोच माना गया। तो इसी को आगे चलते हुए क्या बता रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, इट इज़ अमेरिकन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल एप्लीकेबल ऑफ लॉ इज प्रोहिबिटेड, मतलब कि सभी को बराबर से लॉ की नज़रों से देखना इसको गलत माना गया फ्रेंड्स। किसमें? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। ये पॉजिटिव अप्रोच मानी गई फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा सही लग रही है कि हाँ हम सबको एक नज़रों से नहीं देख सकते, सबके लिए एक क्लासिफिकेशन जरूरी है। जैसे कि वुमेन और मैन का एग्जाम्पल इसके लिए सही रहेगा। अब बात कहाँ फंस गई? अब बात आई केस आई, हम इस पर थोड़ा सा कोर्ट की तरफ लीगल नज़रिया देखते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। तो एक केस है दोस्तों ER रोयप्पा वैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। इसमें कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? इक्विटी इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, इट कैन नॉट बी कॉपी, रिस्ट्रिक्ट और कन्फाइंड विद द ट्रेडिशनल लिमिट। अब यहाँ पर क्या बात बोल रहा है दोस्तों कि कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इक्विटी एक ऐसी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसको ना तो हम कम कर सकते हैं, ना छोटा कर सकते हैं, ना अपने तरीकों से अपने ट्रेडिशनल भेदभाव कर सकते हैं। इसमें मतलब किसी प्रकार की इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इक्विटी बहुत जरूरी है और ये हमारा अधिकार है। ये किसने बोला? कोर्ट ने बोला, ER रोयप्पा वैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। एक और जजमेंट आया कोर्ट का, मेनका गांधी वैसे यूनियन ऑफ इंडिया में। इसने क्या बोला कोर्ट ने? रीजन ऑफ वेलनेस इज एन एसेंशियल एलिमेंट इक्विटी और नॉन आर्बिट्रीनेस। अब इसमें क्या बोला फ्रेंड्स कि सो बेसिकली इसका ये मतलब निकल हुआ कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इक्विटी देने के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इक्विटी देने के लिए। और हम डायरेक्ट अपने सोच से कि हम इसको आर्बिट्रीनेस, मतलब कि हम अपने अधिकार से कि इसको ऐसा कर दें इसको ऐसा कर दें, हम नहीं कर सकते। हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक इक्विटी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो पूरा का पूरा जो सार ये निकल कर आ रहा है कि किसी भी इक्विटी देने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। जैसा कि हम एक बार इस पिक्चर को और देख लेते हैं कि वो अगर कोई इंसान, 3 लोग मैच देखने गए हैं, तो अगर हम तीनों अलग अलग उम्र के हैं और तीनों को ही हम मैच नहीं दिख रहा है, बाउंड्री के बाहर खड़े हैं, तो हम तीनों को ही बराबर की ऊंचाई देंगे तो तीनों का ही कोई लाभ नहीं होगा। वहीं अगर अगर एक सक्षम है मैच देखने में और दूसरे को कुछ थोड़ी सी कठिनाई जा रही है तो उसको हम उतनी ही मदद कर दें, और जिसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है वो उसको उतनी मदद करें, और तीनों अगर मैच देख पा रहे हैं तो ये आला न्याय सही रहेगा। जैसे वो आपने संसद में पढ़ा था ना, एक लद्दाख से एक वो आए थे, ये है आपका न्याय, ये है आपकी जस्टिस। तो जी हाँ दोस्तों, यही है हमारी जस्टिस। हमारी जस्टिस कहती है कि हम इक्विटी तभी दे सकते हैं फ्रेंड्स जब तक हम लोगों को क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम इक्विटी नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर यही है आर्टिकल 14 का मतलब कि इक्विटी बिफोर लॉ तभी जरूरी है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसके पहले जरूरी है, तभी हम इक्विटी बिफोर लॉ। अगर कोई समान है तभी ना उसको हम बराबर के अधिकार देंगे। अगर दो व्यक्ति समान है ही नहीं, पहले आप, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि पहले आप लोगों को समान करिए, फिर आप इक्वल प्रोटेक्शन इक्विटी दीजिए। मतलब कि पहले आप लोगों को बराबर करिए, एक स्टैंडर्ड में लाइए, फिर आप दोनों को बराबर की नज़रों से देखिए तो सही है। अगर आप दो लोग बराबर है ही नहीं और आप उन्हें बराबर की नज़रों से देख रहे हैं तो ये गलत है। तो ये था हमारा आर्टिकल 14 फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू।